की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आरजेडी में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जहां इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मौजूद सभी सदस्यों ने एकमत से समर्थन किया और इसके बाद तेजस्वी यादव की नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग गई। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने तेजस्वी यादव को बधाई दी है। उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। नए सिरे से जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। इससे नुकसान सबका है। जो जिम्मेवारी मिली है ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है। अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। ये रणनीति अगर हम लोग बिहार ने इंडिया अलायंस बना था, अगर यहां से अगर हम लोगों को धोखा नहीं मिला होता तो आज शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। और वहीं तेजस्वी यादव पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कस दिया है। कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। रोहिणी आचार्य एक्स पर लिखती हैं, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरीके से पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वाले और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। ये लंबा चौड़ा पोस्ट आप देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिली, दूसरी तरफ देखिए रोहिणी का पोस्ट भी आ चुका है। लगातार वो तंज कस रही हैं तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर। अब देखिए एक बार फिर से जब जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है, संगठन की तरफ से दी गई है, तो रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो, कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो। और ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा है, जिसको लेकर अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि अपने भाई की नई जिम्मेदारी, नए सफर के लिए मुबारकबाद की जगह वो तंज कसते हुए दिखाई दे रही हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बजट सत्र और होली के बाद तेजस्वी संगठन और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में और प्रतिपक्ष में रहने का हमें जो अनुभव हुआ, उसके अनुसार हम सभी वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएंगे। और वहीं आरजेडी सांसद मिसा भारती ने तेजस्वी को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया। मिसा ने कहा कि तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। बिहार के लोगों के लिए भी नीचे करना ना माइक भाई, चेहरा नहीं आ रहा, नीचे करो, नीचे करो। अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सब मजबूत करना है। रमन क्या कर रहे हो? माइक नीचे। अंदर मीटिंग में और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान आरजेडी ने कर दिया है, जिस पर जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया। जेडीयू ने कहा कि ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जैसा मीडिया के साथियों ने बताया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो मौर्या बैठक क्या कर रहा है भाई?
बताइए, एगो कोई सा दूसरी पार्टी रहे तो बात समझ में आवे। अरे इतना सुंदर महुआ बाग में किला है, हवा भी फ्रेश लगता है एकदम, नींबू का पेड़ है, नींबू का सबको जूस पिलाते, धूप लगता, कौटिल्य नगर में कर लेते। ये महुआ बाग में नहीं किया, कौटिल्य नगर में नहीं किया, मीटिंग कहां कर रहे हैं? अब बताइए, श्री यादव यही है। आपने कल क्या कह दिया कि 60% लोग खिलाफ हैं। अरे विदेश गए थे कुछ नहीं पढ़ते थे, गूगल पर सर्च नहीं करते थे। ये ट्विटर बबुआ कौन लाइक है हम समझिए नहीं पाते हैं। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। पढ़ना, लिखना, समझना, तीनों से अगर दुश्मनी के देखना है तो चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में। और वहीं राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सामाजिक हितों के लिए काम करने वाले 45 लोग सम्मानित। बिहार के विश्व बंधु को पद्मश्री डोमकच लोक नृत्य के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। और देखिए, लोक नृत्य कलाकार थे विश्व बंधु। लोक नृत्य डोमकच को मुख्य धारा में लेकर वो आए। विवाह समारोह के दौरान ये डोमकच नृत्य किया जाता था और इसके लिए और उनके इस कार्य के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। डोमकच लोक नृत्य के लिए पद्मश्री सम्मान जिसका ऐलान किया जा चुका है। लोक नृत्य कलाकार थे विश्व बंधु जिनको सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2026 का जब ऐलान हुआ तो बिहार से ये नाम सामने आया है। 45 लोगों के नाम का इसमें ऐलान किया गया है। पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान हो चुका है और इसमें बिहार के विश्व बंधु को पद्मश्री मिलेगा। डोमकच लोक नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड और लोक नृत्य कलाकार थे विश्व बंधु। लोक नृत्य डोमकच को मुख्य धारा में लेकर आए थे। विवाह समारोह के दौरान ये लोक नृत्य होती थी। और अब बात नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की करेंगे। देखिए, इस मामले में लगातार बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। पुलिस सूत्रों से मिली है ये बड़ी खबर। पटना पुलिस की एक और लापरवाही सामने आ चुकी है और मामला ये सामने आया है कि पटना पुलिस ने एफएसएल को छात्रा का धोया हुआ बेडशीट मुहैया करा दिया। जिस बेडशीट पर छात्रा ने उल्टी की थी और उसके बाद वो बेहोश हुई थी, उस बेडशीट को धोने के बाद पटना पुलिस ने एफएसएल की टीम को सौंपा है। अब एफएसएल की टीम ने चादर की जांच शुरू की तो ये बात सामने आ गई है कि चादर धोने के बाद एफएसएल की टीम को दी गई चादर में डिटर्जेंट पाउडर पाया गया है। बेडशीट धोने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया गया, जबकि इसी चादर पर सोने के दौरान छात्रा बेहोश हुई थी। ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से साक्ष्य मिटे हैं और अब एक बार फिर से लापरवाही पर सवाल। पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है जिसकी जानकारी एफएसएल की टीम की तरफ से दी गई। और देखिए, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को सौंप दी है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबसे बड़े महत्वपूर्ण हिस्से की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण हिस्से में छात्रा के कपड़ों की जांच में स्पर्म की मौजूदगी पाई गई है और इसकी पुष्टि हुई है। यह वैज्ञानिक साक्ष्य इस बात की तरफ सीधा इशारा करता है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ कोई गलत कृत्य हुआ था। इस खुलासे के बाद से इस मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका अब हकीकत की तरफ बदलती हुई दिख रही है। इस रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बता दें आपको कि इससे पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई थी। फॉरेंसिक की इस नई बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन दावों को पूरी तरीके से समर्थन दिया। अब ये साफ होता जा रहा है कि ये केवल एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध का हिस्सा हो सकता है। और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा और थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया। कपड़ों में मेल स्पर्म अवशेष पाने के बाद कई तरीके के गंभीर सवाल उठे हैं। स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एफएसएल अब डीएनए की प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से होगा इसका मिलान, साथ ही अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी इसका मिलान किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर दोषी कब तक गिरफ्तार होंगे? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है
इस मामले में कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। फॉरेंसिक की जब रिपोर्ट आई है, बायोलॉजिकल रिपोर्ट सामने रखी गई है, जिसमें स्पर्म की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि बच्ची के कपड़े से स्पर्म के अवशेष मिले हैं। अब इसका डीएनए जांच किया जाएगा। जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनसे इसका मिलान किया जाएगा। डीएनए की प्रोफाइल एफएसएल की टीम तैयार करेगी। और अब सवाल है कि संवेदना की मौत पर सुलगते जो सवाल न्यूज 18 बिहार झारखंड उठा रहा है, पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था, ये सबसे पहला सवाल हम उठा रहे हैं, जो कि बार बार हम पूछ रहे हैं। पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे? डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट किस आधार पर बनी? ये बहुत ही गंभीर सवाल। पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया था? इंतजार क्यों नहीं किया गया? और रोशनी कुमारी को लेकर भी सवाल है कि क्या एसएचओ रोशनी कुमारी ने जांच को प्रभावित किया? क्योंकि परिवार की तरफ से यह बात कही गई, रोशनी कुमारी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर संदिग्ध उनकी भूमिका बताई गई। तो ऐसे में सवाल है कि क्या एसएचओ रोशनी कुमारी ने जांच को प्रभावित किया है? क्या पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी? 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा गया, इसका जवाब भी अब तक सामने नहीं है। क्या वो हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से जुड़े हुए लोग थे? मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी किसने बनाई? ये एक थ्योरी भी सामने रखी गई थी कि सुसाइड सर्च उसके गूगल इंजन में किया गया है, लेकिन ये कहानी किसने बनाई, ये एक अहम सवाल इस पूरे मामले में। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा ये मामला समझा देते हैं। ये केस क्या है, अब ये समझ लीजिए। देखिए, 6 जनवरी से केस की शुरुआत होती है। ये मामला सामने आता है। 6 जनवरी को बेहोश मिली थी संवेदना। 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आई थी। ये पूरा मामला क्या है, ये आपको समझा रहे हैं। 6 जनवरी का ये पूरा मामला है। केस की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। 6 जनवरी को बेहोश संवेदना मिली थी। 5 जनवरी को जहानाबाद से वो पटना लौटी थी, ये जानकारी सामने आई थी। और इसके बाद 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में रेप से इनकार कर दिया गया। जो पहली थ्योरी पुलिस की तरफ से दी गई, उसमें रेप से इनकार किया गया था। एसआईटी ने जांच का पूरा ये जिम्मा संभाला। 16 जनवरी को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने केस के जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की और एसआईटी जहानाबाद गांव भी पहुंची और वहां भी पूछताछ शुरू की गई। सारे सबूत जुटाने के बाद डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी गई। एफएसएल ने बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। एफएसएल की जब रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। कपड़ों में स्पर्म की पुष्टि की गई। एफएसएल तैयार कर रही है डीएनए की प्रोफाइल और गिरफ्तार आरोपियों के डीएनए से इसका मिलान किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आई है पुलिस और इस मामले में कार्रवाई की गई। देखिए कार्रवाई क्या हुई है। अपर थाना अध्यक्ष हेमंत झा को निलंबित किया गया। थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी भी निलंबित हो चुकी हैं। एम्स फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष का एसआईटी पर भी आरोप लगा है कि देर से दस्तावेज जमा करने के ये आरोप है, क्योंकि दस्तावेजों को अगर आप देरी से पहुंचाएंगे एम्स के पास तो फिर रिपोर्ट बाधित होगी और जांच भी धीरे धीरे होगी। देरी की वजह से रिव्यू रिपोर्ट में देरी का दावा किया गया एम्स की तरफ से और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट में हो सकता है खुलासा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्या लापरवाही रही, अब तक के अपडेट क्या हैं, किस तरीके से पुलिस की भूमिका संदिग्धों में रही, एम्स की तरफ से क्या दावा किया गया और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। घर वालों के कहने के बाद जिस ढंग से रेप के आरोपों को नकारा गया, उसके बाद देखिए संवेदना के घर वालों ने कई लोगों पर आरोप भी लगाए। संवेदना के घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 5-5 लोग संवेदना की मौत और उसके बाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जिन जिन लोगों पर आरोप है अब उनके नाम भी जान लेते हैं और उन पर आरोप क्या है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है वो रोशनी कुमारी का है। एसआई जिन पर यह आरोप लगा कि पहली रिपोर्ट उन्होंने गलत बना दी। अभिनव कुमार जो कि एएसपी हैं, बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट मानी गई, ये उन पर आरोप लगा। परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुसाइड बता दिया। इसके अलावा जो डॉक्टर सतीश हैं प्रभात मेमोरियल, उनके ऊपर भी आरोप लगे, उनकी भूमिका भी संदिग्ध इस पूरे मामले में बताई गई। महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से उन्होंने भी इनकार किया। शरीर पर चोट बताया,
कार्तिकेय के शर्मा जो कि एसएसपी हैं पटना के, मामले की पड़ताल किए बिना रिपोर्ट पर उन्होंने भी भरोसा दिखा दिया। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ परिजनों का गुस्सा है और उनका कहना है कि ये सभी लोग, सिर्फ एक दो लोग नहीं बल्कि ये 5-5 लोग, जिस तरीके से इन्होंने कहानी बनाई, ये सभी लोग दोषी हैं मेरी बेटी की मौत के लिए। ये परिवार वालों के आरोप हम आपको बता रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला, जिसमें सीआईडी की फॉरेंसिक टीम अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है, वहां एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, कल एफएसएल की टीम ने यह रिपोर्ट दी थी कि लड़की के कपड़े में स्पर्म के सबूत पाए गए और उसके बाद यह पूरा मामला काफी बड़ा हो चुका है। इस मामले में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीआईडी की एफएसएल के डायरेक्टर विपिन चौधरी अपने दल बल के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और अब वहां पर पड़ताल की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लू सामने आया है कि स्पर्म के अवशेष लड़की के कपड़े से पाए गए हैं। नीट छात्रा मौत मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तलब किया है इस पूरे मामले में और एसआईटी की टीम को तलब किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने है, सरकार की नजर है। लगातार सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि खुली छूट है पुलिस को, जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है आप कीजिए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तलब भी किया है एसआईटी की टीम को। डीजीपी विनय कुमार को बुलाया गया है। एडीजी, सीआईडी और आईजी पटना को तलब किया गया है। एसएसपी के साथ ही देखिए एसआईटी की टीम को तलब किया गया है। जांच रिपोर्ट को लेकर बुलाया गया है। गृह मंत्रालय से ये बुलावा आया है कि आप आइए और बताइए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट को लेकर स्टेटस क्या है, वो भी हमारे सामने रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने अब आने लगी हैं। नीट छात्रा मौत मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तलब किया है, जिसमें तमाम बड़े ऑफिसर्स हैं। एसआईटी की टीम को तलब किया गया है और ये बात कही गई है कि डीजीपी विनय कुमार भी वहां पर आए और वो तमाम जो अधिकारी जो इसको लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं मामले को, वो ये बताएं कि ये मामला कहां तक अभी आगे बढ़ा, कैसे इसमें कार्रवाई हो रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट कह रही है, जो पहली थ्योरी थी, ये सब कुछ साफ किया जाए गृह मंत्रालय में आकर। एसएसपी के साथ ही एसआईटी टीम को तलब किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। जांच रिपोर्ट को लेकर बुलाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। देखिए, सरकार की नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से बयान आया है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तलब किया है। एसआईटी की टीम को बुलाया गया है, तलब किया गया है। डीजीपी विनय कुमार को भी बुलाया गया है। देखिए, एसआईटी की टीम पर भी जो दस्तावेज है वो देरी से पहुंचाने के आरोप एम्स की तरफ से लगाए गए थे और कहा गया था एम्स की तरफ से कि अगर एसआईटी की टीम धीरे धीरे दस्तावेज हमारे पास पहुंचाएगी तो फिर जांच भी धीरे धीरे होगी। और इन तमाम मामलों को लेकर देखते हुए इन मामलों को गृह मंत्रालय की तरफ से अब बुलावा आ गया है कि तमाम अधिकारी आए, एसआईटी की टीम भी आए और वो बताए कि अब तक कहां तक ये जांच पहुंची है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। गृह मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि पुलिस को खुली छूट है, जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें, इस मामले का खुलासा करें, और अब जानकारी है कि तलब किया गया है गृह मंत्रालय से। बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री जो हैं वो इस मामले को लेकर के शुरू से संवेदनशील नजर आए हैं। चाहे एसआईटी की गठन करने का निर्देश देने का मामला हो या डे टू डे रिपोर्ट लेने की बात हो, लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से गृह मंत्री जो है वो लिए हैं। और यही वजह है कि कल जब एफएसएल की रिपोर्ट आई है और उसमें इस बात की तस्दीक हुई है, पुष्टि हुई है कि जो मृतक है उसके साथ जो है दरिंदों ने दरिंदगी की, उसके जो अंडरगारमेंट्स है उसमें जो स्पर्म जो है उसके अवशेष पाए गए। और इस बात की जब रिपोर्ट आई है तो गृह मंत्री जानना चाहते हैं कि ये जानकारी पहले क्यों नहीं आई, जो पटना एसएसपी ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया था कि लड़की के साथ यौनाचार नहीं हुआ है, रेप की घटना नहीं हुई है, तो ऐसे जो है गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिए गए और जो पोस्टमार्टम हुआ पीएमसी में। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छात्र की संदिग्ध मौत मामले की रिपोर्ट जो है वो जानने के लिए गृह मंत्री ने डीजीपी से लेकर के एसआईटी के जो मेंबर हैं सभी को तलब किया है। देखिए, डीजीपी जो है विनय कुमार वो यहाँ पहुंचे हैं गृह मंत्री के यहाँ। जो एसआईटी में
काम कर रही हैं सचिवालय के एसडीपीओ अनु, उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा जो है एडीजी सीआईडी को तलब किया गया है। उसके अलावा जो है एसआईटी से जुड़े हुए पटना के जो आईजी हैं उनको बुलाया गया है और ये रिपोर्ट जो अब तक की है उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी लेने के लिए पूरी टीम को जो है गृह मंत्री ने तलब किया है और गृह मंत्री के आदेश पे डीजीपी से लेकर के एडीजी सीआईडी उसके अलावा आईजी पटना एसआईटी में काम करने वाले जो अधिकारी हैं पुलिस पदाधिकारी हैं उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है और अब गृह मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। बताया जाएगा कि क्या कुछ अब तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो आगे जांच का दायरा बढ़ रहा है। चूंकि कल जो है ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया कि देखिए पटना के एसएसपी भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पटना के एसएसपी जो है कार्तिकेय के शर्मा वो यहाँ पहुंचे हैं और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो जांच है सिटी एसपी एएसपी सभी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। सिटी एसपी की भी गाड़ी जो है अंदर जा रही है, गृह मंत्री के यहाँ बुलाया गया है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि अब तक की जो जांच रही है, चूंकि एफएसएल के जांच में ये बात सामने आ गई कि जो मृतक है उनके साथ जो है दरिंदगी की गई है, उनके अंडरगारमेंट्स पे जो है पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और इस खबर को भी सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया और आज ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि देखिए गृह मंत्री ने जो है वो डीजीपी से लेकर के एएसपी तक को तलब किया है। एसडीपीओ को जो एसआईटी में काम कर रहे हैं उनको बुलाया है। एसएचओ लेवल के जो इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं पुलिस पदाधिकारी हैं उनको बुलाया है और सभी की मौजूदगी में विस्तृत अब तक की जांच रिपोर्ट के बारे में गृह मंत्री जानना चाहते हैं कि आखिर कार्रवाई कहां तक पहुंची है और शिथिलता किन किन स्तरों पर बरती गई, कौन जो है इसके लिए जिम्मेवार है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। ये पूरी जो है रिपोर्ट वो गृह मंत्री लेंगे, पूरी टीम के साथ वो बात करेंगे। तो ये बात जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।